Obviously, we all know about Titanic, one of the most biggest sea disaster in the history of mankind. आपने बहुत सारी वीडियो स्पेशली देख रखी होंगी टाइटैनिक से रिलेटेड, स्पेशली इफ यू आर अ फैन लाइक मी। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जो आई प्रॉमिस कि आपने इस वीडियो से पहले कहीं पर भी नहीं सुनी होंगी। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड हैव समथिंग टू ईट व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक का डिजास्टर बहुत इजीली अवॉइड किया जा सकता था अगर उस जमाने के हिसाब से $30-35 की एक चीज टाइटैनिक से गायब ना हो जाती तो। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्रोज नेस्ट में यूज होने वाले बाइनोकुलर्स के बारे में। क्रोज नेस्ट वो जगह होती है एक शिप की जहाँ पर से कुछ लोग एक ऐसी हाइट के ऊपर मौजूद होते हैं जहाँ से उन्हें बिना किसी हिंड्रेंस के शिप के आगे का नजारा भी अच्छे से देखने के लिए मिलता रहे। इसे वैसे लुकआउट पॉइंट भी बोला जाता है। एंड इसी लुकआउट पॉइंट पर मौजूद दो ऑफिसर फ्रेडरिक फ्लीट एंड रेजिनाल्ड ली के पास अगर उस रात प्रॉपर बाइनोकुलर्स मौजूद होते तो पॉसिबिलिटी थी कि आज मैं ये वीडियो ना ही बना रहा होता एंड ना ही आप देख रहे होते। बट आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी शिप जिसको शिप ऑफ ड्रीम्स भी बोला जाता था, उसके अंदर एक इतनी ज्यादा बेसिक नेसेसिटी वाली चीज मिसिंग कैसे रह गई। दरअसल ये पूरी कहानी नहीं है। टाइटैनिक में ऑब्वियसली बाइनोकुलर्स मौजूद थे क्रोज नेस्ट ऑपरेटर्स के लिए, एंड वो भी क्रोज नेस्ट के लोकर के अंदर ही जहां पर वो होने चाहिए थे। लेकिन उस क्रोज नेस्ट लॉकर की चाबी उनके पास मौजूद नहीं थी, एंड क्योंकि वो चाबी उनके पास नहीं थी इसलिए वो लोग कभी भी उस लॉकर को खोलकर ये चीज कंफर्म कर ही नहीं पाए कि इसके अंदर बाइनोकुलर्स मौजूद हैं भी या नहीं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी चाबी दरअसल कहां चली गई। एक्चुअली उस लॉकर की चाबी सीनियर ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास में रह गई थी, जिनको एक्चुअली सडनली ट्रांसफर करना पड़ गया था 9 अप्रैल 1912 के टाइम पर। एंड ये एग्जैक्टली वही टाइम है जब टाइटैनिक अपने सफर के दौरान साउथहैम्पटन डॉकिंग स्टेशन के ऊपर रुका हुआ था पैसेंजर्स को लेने के लिए। डेविड ब्लेयर को टाइटैनिक की सिस्टर शिप RMS ओलंपिक के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था, एंड उनकी जगह हेनरी वाइल्ड नाम के एक RMS ओलंपिक के सीनियर ऑफिसर ने टाइटैनिक के अंदर ले ली थी। एंड ये कंपनी के द्वारा एकदम लास्ट मिनट कॉल थी, एंड ये आज तक नहीं पता कि क्यों ली गई थी। लेकिन इसी कॉल के कारण, इसी लास्ट मिनट सडन चेंज के कारण बाय एक्सीडेंट क्रोज नेस्ट के लॉकर की डैनियल ब्लेयर के बैग के अंदर ही रह गई। एंड टाइटैनिक के जब दोनों लुकआउट ऑफिसर्स फ्रेडरिक फ्लीट एंड रेजिनाल्ड ली से जब कमिश्नरी ऑफ इंक्वायरी ने आफ्टर टाइटैनिक डिजास्टर उन दोनों से पूछा कि अगर तुम्हारे पास उस रात में बाइनोकुलर्स मौजूद होते तो कितना टाइम पहले तुम उस आइसबर्ग को स्पॉट कर पाते, एंड उनका जवाब था इतना पहले तो डेफिनेटली कर लेते कि उसके रास्ते से हट जाते। Do you think that if you had had glasses, you could have seen the iceberg sooner? Certainly. How much sooner do you think you could have seen it? In time for the ship to get out of the way. So that it is your view that if you had had glasses, it would have made all the difference between safety and disaster? Yes. बाद में ऑफिसर ब्लेयर की उस अनजान गलती के कारण भी काफी ज्यादा बैकलैश उन्हें देखने को मिला। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर में जिसके अंदर करीब 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी एक ही जगह पर, उसके अंदर एक या दो जनों की ही गलती नहीं थी। द अनसिंकेबल शिप, द शिप ऑफ ड्रीम्स, द शिप दैट गॉड कैन नॉट इवन हिमसेल्फ सिंक, इन सारे हैवी फ्रेजेस को यूज करके टाइटैनिक की मार्केटिंग करी जा रही थी, मानो जैसे ये जहाज किसी और प्लेनेट से आए मटेरियल से बनाया गया था। बट ऑब्वियसली ये द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स था, इसलिए लोगों को भी उन एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर काफी ज्यादा ट्रस्ट गेन हो रहा था। एंड व्हाइट स्टार लाइन की मार्केटिंग टीम ने पूरे इंग्लैंड को तो एटलीस्ट ये भरोसा दिला दिया था कि टाइटैनिक सच में एक अनसिंकेबल शिप ही है। एंड कंपनी ऐसा सिर्फ बोलने के लिए नहीं कर रही थी, कुछ इनोवेशंस भी उन्होंने किए थे जिसकी वजह से उसको ऐसे हैवी प्रमोट किया जा रहा था। एंड उनमें से पहली ऐसी मेन टाइटैनिक की इनोवेशन थी डबल हल बॉटम का यूज करना। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये मान लो कि ये दोनों टाइटैनिक के बेस लेयर्स हैं, एंड इनमें से अगर एक लेयर टाइटैनिक की डैमेज हो भी जाती है तो उसकी जो हल लेयर, जो स्टील की हल लेयर है, वो उसको स्टिल अफ्लोट रख पाएगी पानी के अंदर। एंड इसी इनोवेशन के साथ ही साथ टाइटैनिक के अंदर 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स का भी यूज किया गया था, जो कुछ इस तरीके से डिजाइन करे गए थे कि अगर उनमें से 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, यानी कि आगे से शिप के 4 कंपार्टमेंट्स के अंदर पानी भर भी गया तब भी शिप अफ्लोट
कर पाएगी बहुत आराम से। कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पास्ट के अंदर इंप्लीमेंट एंड इन्वेंट हुई हैं, तभी हम फ्यूचर के अंदर भी इन सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्क करके इनको और इफेक्टिव एंड यूजेबल बना पाते हैं। एंड एक प्रॉब्लम तब भी आती है जब इन लोगों को ये लगने लग जाता है कि इन्होंने नेचर से भी ज्यादा पावरफुल चीज बना ली है। लेकिन हिस्ट्री इस चीज का एक बहुत बड़ा गवाह है कि जब भी इंसान ने नेचर को चैलेंज करने की कोशिश करी है, तब तक बहुत ज्यादा भयानक चीजें हमारे को देखने को मिल जाती है। वैसे आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन एक और बहुत ज्यादा बड़ा इग्नोरेंस वाला फैक्टर है जिसको हम लोग ब्लेम कर सकते हैं फॉर द डिजास्टर। वो ये था कि टाइटैनिक के आइसबर्ग के हिट करने से पहले उसको 7 आइस वार्निंग्स मिली थी, वो भी अलग अलग शिप से। एंड काफी ज्यादा क्रिटिकल थी ये सभी आइस वार्निंग्स। एंड इन सभी आइस वार्निंग्स के अंदर ये साफ साफ मेंशन किया हुआ था काफी सारी शिप्स ने कि तुम्हारे आगे बहुत बड़ी आइस फील्ड्स आने वाली हैं, जिसके अंदर न जाने कितने छोटे बड़े हर टाइप के आइसबर्ग्स मौजूद हैं, तो थोड़ा ध्यान से संभल कर जरूर चलना। लेकिन इन सभी वार्निंग्स को पता नहीं क्यों, लेकिन टाइटैनिक के जो कैप्टन थे, कैप्टन स्मिथ, उन्होंने इग्नोर करना अच्छा समझा। अब यहाँ पर कैप्टन स्मिथ का 40 इयर्स का सी एक्सपीरियंस उनके ऊपर हावी हो रहा था, या फिर एग्जैक्टली उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो कैप्टन होता है ना, वो एक शिप का भगवान होता है। एंड चाहे उसके शिप का कोई भी पैसेंजर इन रियल लाइफ या तो बहुत ज्यादा रिच एंड पावरफुल हो या फिर बहुत ज्यादा गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता, कैप्टन के ऑर्डर सबको मानने ही पड़ते। लेकिन जब तुम्हारा खुद का कैप्टन ही किसी और की बातों में इन्फ्लुएंस होने लग जाए अपने रिवॉर्ड के पीछे, तब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होनी तो जरूर तय ही है। दरअसल जे ब्रूस इसमें, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं व्हाइट स्टार लाइन ब्रांड के, उन्होंने कैप्टन स्मिथ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ था कि उनको टाइटैनिक की स्पीड कुछ भी हो जाए मेंटेन करके रखनी ही है। एंड ब्रूस इसमें ऐसा इसलिए भी करना चाहते थे ताकि टाइटैनिक अपने शेड्यूल टाइम या फिर उससे भी पहले अपनी डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क को कवर कर ले, जिससे कि पूरी प्रेस, मीडिया एंड लोगों को ये पता चल पाए कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज ही नहीं है, वो दुनिया का सबसे तेज एंड रिलायबल शिप भी है। एंड ऐसी शिप को सिर्फ एक ही जना कमांड कर सकता है अच्छे से, एंड वो है कैप्टन स्मिथ, यानी कि तुम। एंड क्योंकि ये कैप्टन स्मिथ की लास्ट जर्नी होने वाली थी बिफोर हिज रिटायरमेंट, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात उतर आई थी कि उनको भी एक ग्रैंड एग्जिट चाहिए अपने सी करियर से, बिल्कुल वैसा ही कुछ टाइप का एग्जिट जैसे जे ब्रूस इज़्मे ने उनको प्रॉमिस किया था अगर वो उनकी बात मानते रहे एंड न्यूयॉर्क उनके हिसाब से टाइटैनिक पहुंचा। तो ऐसा नहीं था कि कैप्टन स्मिथ एकदम ही इग्नोर करना पसंद कर रहे थे उन आइस वार्निंग्स को। जब भी उनके पास कोई आइस वार्निंग रिसीव होती थी, वो जाकर जे ब्रूस इसमें से जरूर इस बारे में डिस्कस करते थे। एंड टू बी ऑन अ सीरियस नोट, वो उसको ये प्रेफर करते होते थे कि अब हमें थोड़ा सा ध्यान से चल लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा आइस वार्निंग्स उनको आ रही हैं ऑलरेडी। लेकिन जे ब्रूस इसमें, यानी कि उन चेयरमैन का हमेशा एक ही टाइप का आंसर रहता होता था। एंड इसी वजह से जे ब्रूस इसमें की इग्नोरेंस एंड कैप्टन स्मिथ की 40 साल के सी एक्सपीरियंस ने दोनों को फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए अंधा कर दिया था, लेकिन प्रेजेंट के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। एंड एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कैप्टन को ये लग रहा था कि अगर हमें कोई आइसबर्ग वगैरह या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा जिससे हमें डेंजर हो सकता है, तो हमारे पास इतना टाइम तो होगा कि हम शिप को इजीली मोड़ सकते हैं। लेकिन अराउंड 40 किलोमीटर पर सेकंड पर चल रहे इतने बड़े शिप को इतने ज्यादा क्विक सेकंड में टर्न लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क था, जो कि कैप्टन स्मिथ इग्नोर कर रहे थे। उस रात विजिबिलिटी का भी बहुत ज्यादा इशू था क्योंकि वो मूनलेस नाइट थी, तो मूनलाइट तो होनी ही नहीं थी। एंड इसके साथ ही साथ जो सी था वो भी बहुत ही ज्यादा शांत था। लाइक समुद्र इतना ज्यादा शांत था कि कुछ पैसेंजर्स के हिसाब से, कुछ सर्वाइवर्स के हिसाब से, तो उनको बीच बीच में ऐसा लगता होता था जैसे टाइटैनिक शीशे के ऊपर सेल कर रहा है। एंड अगर आप मूवी सीन के रेफरेंस लोगे तो इस नजारे से तो बहुत ज्यादा पिच ब्लैक नजारा था रियल लाइफ के अंदर। मतलब वो नजारा इतना ज्यादा पिच ब्लैक था कि जब टाइटैनिक की लाइट्स टर्न ऑफ हो गई थी, जब वो एकदम टिल्टेड मोशन में पानी के अंदर खड़ा था, जब उसकी लाइट चली गई थी, तो जो पैसेंजर्स बोट के अंदर बैठे थे, जो सर्वाइवर्स बोट के अंदर बैठे थे, उन्होंने ये तक भी बताया कि टाइटैनिक की जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई, जैसे ही टाइटैनिक के अंदर पावर कट हुआ, तो उन्हें वो शिप दिखनी ही बंद हो गई। इवन जब लुकआउट ऑफिसर्स ने आइसबर्ग को स्पॉट किया था, तब भी उन्हें ये एग्जैक्टली नहीं पता चला था कि वो कोई आइसबर्ग है। उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि वो कोई आइसबर्ग है क्योंकि उन्हें एक अपने डिस्टेंस में बहुत ही ज्यादा बड़ी ब्लैक सी चीज नजर आ रही थी। एंड जब तक टाइटैनिक की खुद की लाइट्स आइसबर्ग से रिफ्लेक्ट होकर उन्हें नहीं दिखी, तब तक उन्हें एग्जैक्टली समझ ही नहीं आ रहा था कि आइसबर्ग कितना बड़ा है एंड इसका डिजाइन एलिमेंट कैसा है। लेकिन इस पैनिक वाली सिचुएशन में एक और ह्यूमन एरर हो जाता है। वो था कि जब फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने अपने रडार ऑफिसर रॉबर्ट हिचिंस, यानी कि वो ऑफिसर्स जो कि स्टीयरिंग को संभालते होते हैं, उनको जब लेफ्ट मोड़ने का ऑर्डर दिया,
तो उन्होंने पैनिक में गलती से अपना स्टीयरिंग राइट की तरफ घुमा दिया, जिससे उनकी एक्सीडेंट अवॉइडेबल डिस्टेंस और भी ज्यादा कम हो गई एंड उनको और भी ज्यादा क्विक एक्शंस लेने पड़े। आइसबर्ग टाइटैनिक के राइट फ्रंट स्टर्न वाले एरिया से टकराया था एंड उस आइसबर्ग ने टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट्स को जो है ब्रीच कर दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइटैनिक 4 कंपार्टमेंट्स ब्रीच होने के बाद तो अफ्लोट कर सकता है, लेकिन 5 से नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थ्योरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके बारे में आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा या फिर मे भी किसी को भी नहीं पता होगा कि जब टाइटैनिक को जब बिल्ड किया जा रहा था बेलफास्ट नाम की जगह के अंदर, तभी से ही टाइटैनिक वाज काइंडा डूम्ड। सुनने में आपको ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा अजीब लग रही होगी, लेकिन मेरा ऐसा बोलने के पीछे एक काफी ज्यादा बड़ा रीजन है जो आपको अभी पता चलेगा। टाइटैनिक के जो रिवेट्स थे, रिवेट्स में आपको सिंपल भाषा में एकदम समझा देता हूँ। रिवेट्स पहली बात तो कुछ ऐसे दिखते हैं एंड ये जो रिवेट्स होते थे ये 2 मेटल फ्रेम्स को, चाहे वो फिर आयरन का हो या फिर स्टील का, उनको कंबाइन करने के लिए यूज करे जाते थे। इन रिवेट्स को आप छोटे छोटे लॉक्स भी मान सकते हो जिनको शिप के फ्रेम के अंदर हैमर के थ्रू बज किया जाता था एंड ये काम तभी पॉसिबल होता था जब इन रिवेट्स को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर पहले गर्म करते होते थे। 1900s के टाइम में शिप्स के अंदर मोस्टली 2 ही टाइप के रिवेट्स मटेरियल का यूज किया जाता था। एक रिवेट्स तो होते थे जो कि स्टील के बनते होते थे एंड बेस्ट इन क्वालिटी होते थे, लेकिन काफी ज्यादा कॉस्टली होते थे। लेकिन आयरन के रिवेट्स भी काफी ज्यादा वाइडली यूज किए जाते थे एंड आयरन के अंदर 2 टाइप की क्वालिटीज होती थी। एक तो होता था ग्रेड नंबर 3 आयरन, एक होता था ग्रेड नंबर 4 आयरन। ग्रेड नंबर 3 का जो आयरन होता था उसके अंदर सिंपल भाषा में बताऊं तो बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होती थी एंड वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता था, इसलिए मोस्टली ग्रेड 4 आयरन ही जो है गोल्ड स्टैंडर्ड्स हुआ करता था शिप बिल्डिंग के अंदर। एंड आप सोच रहे होगे कि टाइटैनिक के अंदर भी स्टील या फिर ग्रेड 4 आयरन के रिवेट्स तो एटलीस्ट यूज किए गए होंगे। मैं एक्चुअली अपनी इस वीडियो के रिसर्च के लिए टाइटैनिक के ऊपर काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था एंड उनमें से एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी जिसका नाम था हु सैंक टाइटैनिक। वहाँ से मुझे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की इन्हीं चीज़ों के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट के बारे में पता चला जिनका नाम था जेनिफर हूपर मकार्टी, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करी हुई है एंड इवन अपनी एक बुक भी पब्लिश करी है टाइटैनिक के ऊपर सारी फाइंडिंग्स को लेकर। जब 1998 में टाइटैनिक के रैक की एक्सपीडिशन हुई थी तो वहाँ से करीब 46 टाइटैनिक के रिवेट्स को जो है रिट्रीव किया गया था एंड उन 46 में से कुछ स्टील के रिवेट्स भी बरामद हुए थे, लेकिन ज्यादातर सारे आयरन के ही थे। एंड उन आयरन वाले रिवेट्स को जब हूपर मकार्टी ने अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू अच्छे से एग्जामिन किया तब उसके अंदर उन्हें बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्लैग डिपॉजिट देखने के लिए मिला। सिंपल भाषा में बोलूं तो उनको बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज देखने को मिली उस आयरन रिवेट्स में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उस माइक्रोस्कोप की रिपोर्ट को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे टाइटैनिक के रिवेट्स के अंदर ग्रेड 3 आयरन का ही यूज किया गया था। बट हूपर मकार्टी को ये डाउट था कि इतने ज्यादा बड़े बजट में इतने ज्यादा लग्जरियस शिप के अंदर, जिसके अंदर न जाने दुनिया के कितने पावरफुल लोग ट्रैवल करने वाले हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिप बिल्डर्स एंड व्हाइट स्टार लाइन कंपनी इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होगी। इसी वजह से हूपर मकार्टी अपने डाउट को अच्छे से क्लियर करने के लिए हार्लैंड एंड वुल्फ नाम के उसी शिपयार्ड के अंदर चले जाते हैं बेलफास्ट की, जहां पर टाइटैनिक का बर्थ हुआ था। लेकिन जब हूपर मकार्टी ने वहां के पुराने आर्काइव्स को पढ़ा एंड ऑर्डर लिस्ट को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। उनका शक अनफॉर्चुनेटली सही निकला एंड टाइटैनिक के रिवेट्स के लिए एक काफी ज्यादा बड़ा ऑर्डर ग्रेड 3 आयरन का ही दिया गया था। हालांकि उनको ये तो नहीं पता चला कि ग्रेड 3 आयरन का ऑर्डर दिया किसने, लेकिन जिसने भी दिया था उसको एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता कि पता ना हो कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज से कॉम्प्रोमाइज करने जा रहा है चंद पैसों के लिए एंड एग्जैक्टली उसका क्या नतीजा हो सकता है। एंड हाँ गाइस, अब आप ये सोच रहे होगे कि रिवेट्स वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं आपको इतनी देर से क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली द थिंग इज कि टाइटैनिक जब उस रात उस आइसबर्ग से टकराया तब उसके रिवेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर आया था एंड क्योंकि वो रिवेट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं बने हुए थे तो जैसे ही टाइटैनिक का राइट वाला फ्रेम्ड आइसबर्ग से टकराया उन सारे आयरन रिवेट्स के हेड्स जो है पॉप आउट होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली काफी ज्यादा बड़ा होल क्रिएट हो गया था टाइटैनिक के स्टर्न एरिया में। एंड अगर वहां पर अच्छे क्वालिटी के रिवेट्स यूज किए जाते, अगर स्टील के होते या फिर ग्रेड 4 आयरन के ही होते तो वहां पर पॉसिबिलिटी थी कि इतना बड़ा होल क्रिएट नहीं होता, वहां पर सीधा बस एक स्क्रैच लग जाता बड़ा सारा, जिसके अंदर से स्टिल पानी तो जाता लेकिन काफी ज्यादा धीरे धीरे जाता एंड इतना धीरे जाता कि टाइटैनिक को और भी बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता अफ्लोट रहने का, जिससे एटलीस्ट टाइटैनिक के सभी पैसेंजर्स की लाइफ तो बच पाती क्योंकि एटलीस्ट रेस्क्यू शिप्स वहां पर अपने टाइम पर अराइव कर लेती। The critical issue is that with bad or poor quality wrought iron, you end up with a weakness at the head of the rivet.
लेकिन चलो ठीक है, रिवेट्स तो एक डाउनसाइड थे टाइटैनिक के बिल्ड मटेरियल में, लेकिन व्हाट इफ आई से वो हिस्सा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट एंड स्टीम के कारण वीक हो चुका था। यस यू हर्ड इट राइट, चार्ल्स ऑस्कर हेंड्रिक्सन जो कि लीडिंग फायरमैन थे टाइटैनिक के क्रू के, उन्होंने अपने कन्फेशन के दौरान ये चीज बताई थी कि टाइटैनिक के अंदर एक मेजर कोल फायर का इंसिडेंट शुरू हो गया था, वो भी डिपार्चर से करीब 10 दिन पहले। एंड दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कोल फायर जो है नॉर्मल फायर जैसी नहीं होती हैं, उनके अंदर ज्यादा फ्लेम्स वगैरह नहीं होते हैं, इवन दो स्मोक काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन कोल फायर जो है अपने टाइप से एक अलग ही तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, जब कोल बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को अब्जॉर्व कर लेते हैं। एंड काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इस चीज के पीछे, लेकिन अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये मान लो कि कोल जब खुद से ही अपने अंदर काफी ज्यादा बर्न होने लग जाता है तो उसको कोल फायर बोलते हैं। एंड टाइटैनिक के कोल फायर की ड्यूरेशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 10 डेज एस्टिमेट किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ ड्यूरेशन ही एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही थी। एक्चुअली में उस कोल फायर की वजह से बॉयलर रूम नंबर 6 का जो हल एरिया था, जो हल इंटेग्रिटी स्ट्रक्चर था, वो काफी ज्यादा माना जाता है कि वीक हो गया होगा, क्योंकि वो 900 से भी ज्यादा सेल्सियस पर बर्न हो रहा था। लेकिन काफी सारे एक्सपर्ट्स एंड लोगों का इसमें अपोजिट ओपिनियन भी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था उससे 2-3 दिन पहले इन लोगों ने इस चीज को डिटेक्ट करके इस कोल फायर को पुट आउट कर दिया था अच्छे से, जिसका मतलब ये था कि टाइटैनिक के उस स्ट्रक्चर को कूल डाउन होने का फिर से अच्छे से मौका मिल गया होगा। एंड वैसे भी अटलांटिक ओशन इतनी ज्यादा ठंडी जगह थी कि वहां पर तो वो डेफिनेटली 5 या 10 मिनट में ही कूल डाउन हो गया होगा सारा, एंड उस स्ट्रक्चर ने अपनी स्ट्रेंथ को भी रिटेन कर लिया होगा कूल डाउन होने के बाद। एंड वैसे भी गाइस कोल फायर जो है एक बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज हुआ करती थी उस टाइम में, एंड कंपनीज को ये पता होता था, शिप बिल्डर्स को ये पता होता था कि ये चीज कभी भी हो सकती है, इसलिए जहां पर कोल स्टोर किया जाता था उस जगह को थोड़ा बनाया इस तरीके से जाता था ताकि अगर कोई कोल फायर इंसिडेंट हो भी तो शिप को कोई डैमेज ना हो। लेकिन इस कोल फायर की वजह से एक डाउनसाइड जिसके बारे में लगभग सब एग्री करते हैं वो ये था कि इसकी वजह से टाइटैनिक का जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट वाला सेक्शन है वो जरूर वीक हो गया होगा, जिसकी वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर है कि वाटर को बहुत ज्यादा ऐसी पैसेज मिल गए होंगे उस बॉयलर रूम नंबर 6 में से, जहां से वो आगे की कंपार्टमेंट्स के अंदर ट्रांसफर हो गया होगा। लेकिन एग्जैक्टली इस चीज के बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब विलियम मर्डॉक ने अपने वाटर टाइट डोर्स को बंद कर दिया था तो बहुत सारे लोग तो नीचे ही फंस गए थे बॉयलर रूम्स के अंदर, एंड वो सारे टाइटैनिक के साथ ही चले गए थे। तो एग्जैक्टली ये चीज कभी भी हमें पता नहीं चल पाएगी कि इस फायर की वजह से सच में टाइटैनिक को कुछ नुकसान हुआ था या फिर नहीं। लेकिन हाँ, अगर पानी अंदर जाकर उसको पैसेजेस मिल गए थे एंड लूप होल्स मिल गए थे वीकनेस की वजह से तो वो पॉसिबल है। लेकिन मैं यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों की राय जरूर सुनना पसंद करूंगा। लेकिन गाइज अभी मैं आपको एक और बहुत अमेजिंग चीज बताता हूं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। डू यू नो कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब कारपेथिया से भी बहुत क्लोज एक शिप मौजूद थी टाइटैनिक के, जिसका नाम था SS कैलिफोर्नियन, जो कि एक कार्गो शिप थी, एंड कैप्टन स्टैनली लॉर्ड उस शिप को कमांड कर रहे थे उस टाइम पर। एंड कैलिफोर्नियन टाइटैनिक से करीब 20 से 24 किलोमीटर ही दूर था जब टाइटैनिक के साथ ये हादसा होना शुरू हुआ। एक्चुअली ये मान लो कि कैलिफोर्नियन टाइटैनिक से इतना ज्यादा क्लोज था कि शिप के जो टॉप डेक पर लोग मौजूद थे उनको डिस्टेंस में एक परछाई दिखाई दे रही थी उसकी। लोगों को ये लग रहा था अगर कुछ हुआ भी तो वो देखो शिप वहां पर मौजूद है, ये हमें बचाने आ जाएगी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उस शिप का जो रेडियो है पूरी रात के लिए बंद है, एंड लोगों को ये भी नहीं पता था कि जब टाइटैनिक के इमरजेंसी फ्लेयर्स को फायर किया जाएगा तो कैप्टन स्टैनली लॉर्ड SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन को ये लगेगा कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा रिच शिप है, इसके अंदर सारे पोर्स लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बस पार्टी कर रहे होंगे एंड इन लाइट्स का और कोई मतलब ही नहीं है। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ चल रहा था कैप्टन स्टैनली लॉर्ड के मन में, एंड ये चीज उन्होंने बाद में टेस्टिफाई भी करी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैलिफोर्नियन के ऑपरेटर ने टाइटैनिक के मार्कोनी रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को ये वॉर नहीं किया था कि आगे बहुत ही ज्यादा बड़ा एक आइस फील्ड है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक मैसेज किया था कि हम अपनी शिप को इस रात के लिए रोक रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है एंड आइसबर्ग्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जैक फिलिप्स जब ये मैसेज देने कैप्टन को ढूंढ रहे थे डेक पर, तो कैप्टन स्मिथ डेक पर अवेलेबल ही नहीं थे, वो पैसेंजर्स के साथ खाना खाने जा चुके थे तब तक। इसलिए जैक फिलिप्स ने डेक के ऊपर मौजूद किसी भी ऐसी अनजान ऑफिसर को वो नोट पकड़ा दिया एंड कहा कि प्लीज इसको कैप्टन तक दे देना। लेकिन फिर वो नोट कभी कैप्टन तक पहुंचा ही नहीं। एंड बाद में जब टेस्टिमोनी के दौरान जैक फिलिप्स से ये चीज पूछी गई कि उन्होंने वो क्रूशियल नोट कौन से डेक ऑफिसर को दिया था, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, एंड वो जो भी ऑफिसर थे वो डेफिनेटली एक सर्वाइवर नहीं थे। Which officer? I can't remember.
लेकिन कैलिफोर्नियन का ये मैसेज अगर कैप्टन स्मिथ के हाथों में लग जाता तो शायद थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी थी कि कैप्टन स्मिथ एटलीस्ट अपनी नेबरहुड में मौजूद शिप की बात तो सुन लेते। लाइक जो शिप उनसे सिर्फ 20 किलोमीटर के अराउंड की दूरी पर ही है, उनकी बात तो वो डेफिनेटली सुनने की कोशिश करते, क्योंकि इतने बड़े ओशन में 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है। बट वही बात है, जो होना होता है होकर ही रहता है। मूवी के अंदर का आपको ये सीन तो डेफिनेटली याद ही होगा, जिसके अंदर कारपेथिया नाम के एक शिप ने टाइटैनिक के जो लगभग 700 सर्वाइवर्स बचे थे उनको रेस्क्यू किया था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया एंड टाइटैनिक ने अपना पहला डिस्ट्रेस कॉल भेजा कारपेथिया की तरफ, तो वो टाइटैनिक से करीब 107 किलोमीटर की दूरी पर था। एंड आर्थर रोस्ट्रन, जो कि कारपेथिया के उस टाइम पर कैप्टन थे, उनको टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल सुनने को मिलता है सुबह के करीब 12:20 के अराउंड में। एंड कैलिफोर्नियन के बाद कारपेथिया एक ऐसा जहाज था टाइटैनिक के पास में जिनके पास थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी थी टाइम तक पहुंचने की। बट स्टिल अगर कारपेथिया अपनी मैक्सिमम स्पीड से भी आता तब भी उसको एस्टिमेटेड 3 से 4 घंटे लगने वाले थे टाइटैनिक की सेंड की हुई लोकेशन पर पहुंचने तक। बट यू विल बी शॉक्ड टू हियर कि कैप्टन आर्थर रोस्ट्रन कितना ज्यादा ब्रेव स्टेप लेते हैं टाइटैनिक के सर्वाइवर्स एंड टाइटैनिक के लोगों के लिए। कैप्टन आर्थर को यह पता था कि टाइटैनिक की डायरेक्शन में अगर वो लोग जाएंगे तो वो सीधा अपनी शिप को, अपने क्रू को एंड अपने पैसेंजर्स को भी उसी आइस फील्ड्स के अंदर ढकेल देंगे जहां पर टाइटैनिक अभी सफर कर रहा है। लेकिन ये बात जानते हुए भी कैप्टन आर्थर ने अपनी क्रू को टाइटैनिक की सिचुएशन से एकदम अच्छे से अपडेट किया एंड अपने शिप को फुल अहेड, यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड से वो आगे बढ़ सकता था उतनी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। वैसे तो कारपेथिया की नॉर्मल स्पीड 14-13 नॉट्स के आसपास ही रहती थी, लेकिन कैप्टन आर्थर ने अपने इंजन्स के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा स्टीम को पुश करके ये माइलस्टोन करीब 17 नॉट्स तक अचीव कर लिया था। उन्होंने स्पीड तो अचीव कर ली थी, लेकिन ये मान लो कि अगर टाइटैनिक के जैसे ही उनके सामने कोई ऐसे आइसबर्ग आ गया अचानक से, तो इतनी स्पीड के कारण उनका भी सेम हाल हो सकता है। लेकिन कैप्टन आर्थर ने ये सारी चीजें इग्नोर करी, सारी पॉसिबिलिटीज को इग्नोर किया एंड अपने शिप को उस पिच ब्लैक नाइट के अंदर टाइटैनिक की डायरेक्शन में डैश करवाया अच्छे से। 12:45 AM वो टाइम था जब कारपेथिया टाइटैनिक की डायरेक्शन की तरफ अपनी पोजीशन अच्छे से ले चुका था एंड उन्होंने टाइटैनिक को ये मैसेज भी किया कि वो फुल अहेड उनकी लोकेशन की तरफ आ रहे हैं एंड करीब 4 घंटे में वो उनके पास पहुंच जाएंगे। वो मैसेज रिसीव करने के बाद जैक फिलिप्स ने कारपेथिया को 1:45 AM पर एक और मैसेज सेंड किया, जितना जल्दी हो सके प्लीज आ जाओ, इंजन रूम ऑलरेडी बॉयलर तक तो भर भी गया है। एंड इस मैसेज को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक का रेडियो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो गया था एंड सुबह के 2:05 तक तो टाइटैनिक का रेडियो कंप्लीटली बंद ही हो गया था। एंड टाइटैनिक के रेडियो की एब्सेंस को देखकर कैप्टन आर्थर समझ गए थे कि ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि जब तक वो उनकी लोकेशन तक पहुंचेंगे उनको टाइटैनिक शिप फ्लोट करता हुआ दिखेगा ही नहीं। 2:40 जो कि एग्जैक्टली वही टाइम था जब टाइटैनिक अटलांटिक को टच करने वाला था। उसी दौरान जो बोट के अंदर सर्वाइवर्स बैठे थे उनको कारपेथिया का हॉर्न अब थोड़े डिस्टेंस में सुनने लग गया था एंड कैप्टन आर्थर इवन अपने रॉकेट के इमरजेंसी फ्लेयर्स भी फायर करते हुए आ रहे थे ताकि वो टाइटैनिक के जितने भी बचे हुए सर्वाइवर्स को ये रिलीफ दे पाए कि हेल्प उनके रास्ते में ही है। एंड टाइटैनिक के डूबने के करीब 1 घंटे बाद यानी कि 3:30 AM को कारपेथिया फाइनली अराइव्ड टू दैट डेडली सीन। अपने शिप को, अपनी खुद की जान को, अपने क्रू की जान को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने पैसेंजर्स की लाइफ को खतरे में डालकर ये स्टेप लेना वाज डेफिनेटली समथिंग जो कि ट्रू हीरोज एंड ब्रेव पीपल ही सिर्फ करने का सोच सकते हैं। हर कोई टाइटैनिक रिलेटेड वीडियो में बस इसी चीज के ऊपर फोकस करता रहता है कि कैसे किन किन लोगों की वजह से, किन किन मिस्टेक्स की वजह से 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन जिसकी वजह से बाकी के 700 लोगों की जानें बची। उनकी स्टोरी बताते हुए मेरे को एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट फील हो रहा है एंड आई होप आप लोगों को भी कैप्टन आर्थर के लिए ऐसा ही फील हो रहा होगा। वैसे कमाल की बात है ना दोस्तों, अगर हम पूरी वीडियो को समराइज करें तो हमें पता चलता है कि छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस, मिस हैपनिंग्स एंड बैड डिसीजंस के कारण लाइफ में कितने ज्यादा बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं जिनकी वजह से सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आसपास के न जाने कितने सारे लोगों को कितना ज्यादा पेन पहुंचता है। एंड इस वीडियो को बनाते वक्त मेरी खुद की भी ये पर्सनल लर्निंग रही है कि नॉट एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट यू। अगर आपके डिसीजंस के कारण आपके आसपास के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है तो डेफिनेटली आपको रिवाइज कर लेना चाहिए कि वो स्टेप आपको लेना है या फिर नहीं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों बस लाइक कर दो, दबाकर लाइक कर दो, कोई एम नहीं है लाइक का, कमेंट का,
बस जो पसंद आ रहा है, जो मन में आ रहा है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ये स्पेशल पर्टिकुलर वीडियो बनाने में। एंड आई होप कि आपको टाइटैनिक से रिलेटेड कुछ नए नए फैक्ट्स के बारे में पता चला होगा, जिसके बारे में आई डोंट नो कि काफ़ी ज़्यादा कम बात की हुई है इंटरनेट के ऊपर। मेरे डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी मेरे को फॉलो जरूर करना। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो आपको बस पता है क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।